जीके मस्ती एमएस में फिर आपका एक बार स्वागत है। टीएस इलियट के जो शेष क्वेश्चंस रह गए थे उनको देखते हैं। 45 तक हो गए थे, 46 है। अकॉर्डिंग टू इलियट परफेक्ट पोट्री कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर इज। इलियट के अनुसार पूर्ण कविता वही है, मतलब सर्वोत्तम कविता वही है जो प्रोड्यूस की जाती है केवल जब देयर इज मतलब अनइनफिक्शन ऑफ सेंसिबिलिटी, मतलब वही कविता पूर्ण होती है जब अनइनफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी उसका विषय होता है। अनइफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी उसका विषय होता है, वही परफेक्ट पोट्री होती है। आगे लिखा है नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी सॉर्ट हैज हिज कंप्लीट मीनिंग एलोन। किसी भी सॉर्ट का ना तो कोई कवि ना तो कोई आर्टिस्ट ना तो किसी आर्टिस्ट के पास में कंप्लीट मीनिंग होती है अकेले। ये किसने कहा? इलियट। मतलब ना तो कवि के ना तो आर्टिस्ट के, किसी भी प्रकार का हो तो उसके पास कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है अकेले, केवल उसी के पास कंप्लीट मीनिंग हो तो ऐसा नहीं होता। ये इलियट का विचार है। अगला है द पर्सनालिटी ऑफ एन आर्टिस्ट इज कॉन्टिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस ए कॉन्टिन्यूअल एक्सटीनेक्शन ऑफ पर्सनालिटी। मतलब एक आर्टिस्ट का पर्सनालिटी एक कॉन्टिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस होता है। एक कलाकार का व्यक्तित्व एक निरंतर आत्म बलिदान होता है। एक कॉन्टिन्यूअल एक्सटेंशन ऑफ पर्सनालिटी और व्यक्तित्व का एक निरंतर इंस्टेंशन होता है। ये विचार जो है किस में आया है? ये इलियट के ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में बताया गया है। एक कलाकार का व्यक्तित्व निरंतर आत्म बलिदान है और निरंतर इंस्टेंशन है व्यक्तित्व का, निरंतर व्यक्तित्व का बनना है कलाकारों के लिए। तो ये है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ये पोएम जो ऐसे लिखा गया उससे ये लाइन ली गई। अगला लिखा है दी पोएम अकॉर्डिंग टू इलियट हैज़ नो रिलेशन टू। इलियट के अनुसार कविता का कोई संबंध नहीं है किससे? पोएट से। अरे पोएम एलियट के अनुसार कोई संबंध नहीं होता कविता का कवि से। नेक्स्ट है द माइंड ऑफ द पोएट इज द शेयर ऑफ प्लेटिनम। कवि का दिमाग जो है वो शेयर होता है प्लेटिनम की तरह। इट में पार्टली और एक्सक्लूसिवली ऑपरेट अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द मैन हिमसेल्फ, बट द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट the more completely separate in him will be the man who suffers, and the mind which creates the more perfectly will the mind digest and transmute the fashions which are its material. This extract appears। ये किस में अट्रैक्ट दिखाई दिया? ये दिखाई दिया ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। कवि का दिमाग प्लेटिनम का शेयर होता है, यह अलग ही होता है। व्यक्ति के अनुभव के आधार पर ये अलग ही ऑपरेट करता है स्वयं, लेकिन अधिक परिपक्वता कलाकार की अधिक पूर्णता होती है। ये विचार आए हैं ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट ऐसे से। नेक्स्ट है द पोएट्स माइंड। कवि का दिमाग इज रिसेप्टेकल for seizing and storing up numberless feelings, phrases, images which remain there until all the particles which can unite to form a new compound are present. Who said? ये कौन कहता है? कवि का दिमाग रिसेप्टेकल्स होता है सीजिंग और स्टोरिंग अप के लिए, सीजिंग पकड़ने के लिए और संग्रहित करने के लिए, नंबरलेस फीलिंग मतलब अनगिनत भावों को पकड़ने और स्टोर करने के लिए कवि का दिमाग रिसेप्टेबल होता है। और को क्या क्या पकड़ता है? फ्रेजेज, इमेज मतलब भावनाएं, फ्रेजेज, इमेज अनगिनत भावनाएं, फ्रेजेज और इमेजों को स्टोर और सीजिंग करने के लिए कवि का दिमाग रिसेप्टेकल होता है। विच रिमेन और ये रहता है देयर अंटिल ऑल दी पार्टिकल्स विच कैन यूनाइट
फॉर्म एंड न्यू कंपाउंड आर प्रेजेंट, और तब तक रहता है जब तक आधुनिक युग में नया न्यू कंपाउंड रूप ना दे दे। तो ये कहा है एलियट ने। नेक्स्ट, द पोएट हैज नॉट पर्सनालिटी टू एक्सप्रेस बट ए पार्टिकुलर मीडियम, द माइंड विच इज ओनली ए मीडियम एंड नॉट ए पर्सनालिटी इन विच impressions and experience combine in peculiar and unexpected ways, whose words are these। मतलब कवि के पास में पर्सनालिटी नहीं होता है एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्तित्व नहीं होता है एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन एक पार्टिकुलर मीडियम है जिससे वो केवल मीडियम होता है, और ना ही पर्सनालिटी जिसमें वो अपने भावों को, अपने अनुभवों को कंबाइन करता है एक अजीब ढंग से और अप्रत्याशित तरीके से। ये कमेंट किसने कहे हैं? ये कहे हैं एलियट ने। मतलब कवि के पास व्यक्तित्व नहीं होता है एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन एक अजीब तरीके से, पार्टिकुलर मीडियम से, जिससे वह केवल मीडियम ना केवल पर्सनालिटी बल्कि एक्सप्रेशन और भावों अनुभवों को कंबाइन करता है, और पीक्यूलियर और अप्रत्याशित तरीके से। ये कहा है एलियट साहब ने। आगे लिखा है पोट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, कविता भावों का टर्निंग लूज नहीं है बल्कि एक स्केप है फॉर्म इमोशन, बल्कि एक इमोशन से स्केप है, भगाव है। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, यह एक्सप्रेशन नहीं है व्यक्तित्व का, बट एन स्केप फ्रॉम पर्सनालिटी, बल्कि व्यक्तित्व से भगाव है। हु डिफाइंड पोट्री इन दिस मैनर, ये तरीका किसने बताया है? ये एलियट ने बताया है। कविता इमोशन का टर्निंग लूज नहीं है बल्कि उससे भगाव है। यह व्यक्तित्व का एक्सप्रेशन वर्णन करना नहीं है बल्कि व्यक्तित्व से भगाव है, ये एलियट साहब कहते हैं। आगे एलियट कहता है कि एक वर्क ऑफ आर्ट शुड बी वीव्ड एज हैविंग ए लाइफ ऑफ इट्स ओन। एलियट कहते हैं कि किसी कलाकारी का कार्य इस रूप से देखना चाहिए जैसा उसके जीवन स्वयं का जीवन है। मतलब कोई भी कलाकारी जो है उसके स्वयं के जीवन के अनुसार दिखाई देती है, अनरिलेटेड टू दैट ऑफ इट्स क्रिएटर, जैसा वो क्रिएटर का संबंध होता है जीवन से वैसी ही कलाकारी दिखती है। एलियट रोट दिस इन दी इंट्रोडक्शन, एलियट जो है यह इंट्रोडक्शन में लिखते हैं किसके? ट्रेडिशन के, लिखते हैं सैक्रेड वुड के। किसके? सैक्रेड वुड के लिखते हैं कि एक कलाकारी का कार्य उस जो लिखने वाला है कलाकारी करने, कलाकार के जीवन के अनुसार देखना चाहिए, क्योंकि उसके जो कलाकारी की है, जिसने आकृति दी है, कलाकारी की है, तो उसके जीवन से बहुत संबंधित होता है। ये उन्होंने इंट्रोडक्शन में लिखा है किसके? द सैक्रेड वुड के। अगला लिखा है द इमोशन ऑफ आर्ट अकॉर्डिंग टू इलियट, मतलब कला का इमोशन इलियट के अनुसार है तो इम्पर्सनल है। कैसा है? एलियट के अनुसार आर्ट का इमोशन इम्पर्सनल है। आगे है द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव अकॉर्स इन एलियट्स वन ऑफ एसेज इन द सैक्रेड वुड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसे। सैक्रेड वुड जो उनका निबंध का संग्रह है, उस निबंधों के संग्रह में एक निबंध में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव उन्होंने फ्रेज दिया है, तो वो कौन सा निबंध है? तो उस निबंध का नाम है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में उनका बहुत अच्छा टर्म दिया है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अगला है फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू डज इलियट फाइंड हैमलेट डिफेक्टिव एंड एन आर्टिस्टिक फेलर, मतलब किस दृष्टिकोण से इलियट जो है हैमलेट को डिफेक्टिव और आर्टिस्टिक फेलर मानते हैं? डिफेक्टिव और आर्टिस्टिक फेलर मानते हैं किस दृष्टिकोण से? दृष्टिकोण उनका है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से। मतलब ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से हैमलेट को डिफेक्टिव और आर्टिस्टिक फेलर मानते हैं इलियट साहब। शेक्सपियर से सक्सेसफुल इन फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर्स विच ड्रामा इज। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यानी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के हिसाब से सक्सेसफुल हैं शेक्सपियर अपने विचार कहने में, पात्रों के माध्यम से अपने विचार कहने में सफल हैं। कौन ड्रामा? मैकबेथ। मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट्स इज ए ग्रेट सक्सेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। मिल्टन का जो सैमसन एगोनिस्ट था, जो 1671 में प्रकाशित हुआ था, तो
एक महान सफलता प्राप्त की है, किस दृष्टिकोण से? तो लिखा है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से। इलियट साहब कहते हैं कि सैमसन एगोनिस्ट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से एक महान सफलता प्राप्त की है। हु फाइंड्स इलियट्स फ्रेज द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव डिफेक्टिव? कौन इलियट का फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव डिफेक्टिव प्राप्त कर किसने पाया था? तो पाया था इल्सियो वाइवस ने। किसने? इल्सियो वाइवस ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इलियट के फ्रेज को पाया था। द फ्रेज डिसोसिएंस ऑफ सेंसिबिलिटी ऑकर्स इन, मतलब डिसोसिएंस ऑफ सेंसिबिलिटी, ये फ्रेज जो है इलियट के किस निबंध में आया है? तो ये निबंध में आया है द मेटाफिजिकल पोएट्स। इलियट की जो रचना है मेटाफिजिकल पोएट्स, उसमें इन्होंने डिसोसिएंस ऑफ सेंसिबिलिटी दिया है, और हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच फ्रेज डज इलियट मीन, मतलब किस फ्रेज के द्वारा इलियट का अर्थ है डायरेक्ट सेंसस अप्रहेंसन ऑफ थाट ए रिक्रिएशन ऑफ थाट इनटू फीलिंग्स? डायरेक्ट सेंसेस अप्रहेंसन ऑफ थाट ए रिक्रिएशन ऑफ थाट इनटू फीलिंग्स, किस फ्रेज के द्वारा जो है डायरेक्ट सेंसन अप्रहेंसन ऑफ थाट और रिएक्शन ऑफ थाट इनटू फीलिंग्स, मतलब किस फ्रेज के द्वारा डायरेक्ट भाव जो हैं वो अप्रहेंसन ऑफ थाट, मतलब विचारों के अप्रहेंसन होते हैं, और रिक्रिएशन ऑफ थाट, और विचारों के रिक्रिएशन जो है भावों में होते हैं। ये किस फ्रेज के अनुसार? तो ये फ्रेज का नाम है अनएफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। अनएफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। अगला है टेनिसन एंड ब्राउनिंग आर पोएट्स। टेनिसन और ब्राउनिंग कवि हैं, और वे सोचते हैं कि डू नॉट फील देयर थाट्स, वो सोचते हैं कि वो अनुभव नहीं करते अपने विचार, इमिडिएटली, तुरंत, एज द डोर ऑफ रोज, गुलाबों की तरह, ए थाट टू डन वाज ए एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाई हिज सेंसिबिलिटी हु सेड, इसी को मॉडिफाई सेंसिबिलिटी किया है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है इलियट ने। इलियट साहब ने कहा है कि टेनिसन और ब्राउनिंग जो कवि हैं, लेकिन वो अपने विचारों को अनुभव नहीं करते हैं तुरंत, इमीडिएटली के तौर पर, दी ऑर्डर ऑफ रोज, रोज के ऑर्डर की अपेक्षा तुरंत नहीं करते हैं। ए थाट टू ओ डन, और डन का विचार एक्सप्रेंसिव, बड़ा ही अनुभवी है, इट मॉडिफाई हिज सेंसिबिलिटी, ये उनकी जो है भावुकता को दर्शाता है। तो ये कहा है इलियट ने। अगला है क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस एन एंड इन व्यू। क्रिटिसिज्म अवश्य ही होना चाहिए प्रोफेस एन एंड, अंतिम वे होना चाहिए दृष्टिकोण, विच रगली स्पीकिंग अपियर्स टू बी द इल्यूसिडेशन ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट एंड करेक्शन ऑफ टेस्ट, हु सेड एंड वेयर। ये कौन कहता है और कहाँ कहा जाता है? क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस एन एंड इन व्यू which roughly speaking appears to be the elucidation of works of art and the correction of texts। तो ये कहा जाता है इलियट के फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में। व्हाट आर द टू चीफ टूल्स ऑफ द क्रिटिक अकॉर्डिंग टू इलियट? कौन मुख्य औजार हैं क्रिटिक के इलियट के अनुसार? तो मुख्य औजार हैं कंपैरिजन एंड एनालिसिस। कंपैरिजन और एनालिसिस जो है क्रिटिक के मुख्य औजार हैं इलियट के अनुसार। आगे है द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फंक्शन है टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर, हु सेड एंड वेयर, मतलब साहित्य को समझना और एंजॉयमेंट को प्रमोट करना, साहित्य की समझ और सुख को प्रमोट करना, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का कार्य है। ये कौन और कहाँ कहता है? तो ये इलियट साहब कहते हैं द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म में। किसमें? द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म में इलियट साहब कहते हैं कि साहित्य की समझ और आनंद को प्रमोट करना ही लिटरेरी क्रिटिसिज्म का कार्य है। नेक्स्ट, पोट्री इज ए सुपीरियर एम्यूजमेंट। कविता जो है, काव्य जो है, एक सुपीरियर एम्यूजमेंट है। आई डू नॉट मीन एन एम्यूजमेंट फॉर सुपीरियर पीपुल। मैं नहीं
इसका अर्थ यह नहीं है कि ये अम्यूजमेंट सुपीरियर पीपल के लिए है। मतलब कविता एक सुपीरियर अम्यूजमेंट तो है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सुपीरियर लोगों के लिए अम्यूजमेंट है। आई कॉल इट एन अम्यूजमेंट, मैं सिर्फ इसको अम्यूजमेंट कहता हूँ, ना कि इट इज़ द ट्रू डिफिनेशन, ना कि मैं ये कहता हूँ कि इसका सच्चा परिभाषा है। बट बिकॉज इफ़ यू कॉल इट एनीथिंग एल्स, लेकिन तुम इसे कुछ भी कहते हो, यू आर लाइकली टू कॉल इट समथिंग, और तुम इसे कह भी कुछ सकते हो स्टिल मोर फॉल्स, गलत तरीके से भी। तो ये लाइन जो है, ये कमेंट इलियट की कहाँ दिखाई देती है? तो ये कमेंट दिखाई देती है सैक्रेड वुड के प्रीफेस में दिखाई देती है। पोट्री इज ए सुपीरियर अम्यूजमेंट, आई डू नॉट मीन एन अम्यूजमेंट फॉर सुपीरियर पीपल, आई कॉल इट एन amusement not because that it is a true definition, but because if you call it anything else you are likely to call it something still more false. अगला है who thinks that there is an element of intellectual snobbery in Eliot's criticism. कौन सोचता है कि एक एलिमेंट है इंटेलेक्चुअल स्नोर, इलियट के क्रिटिसिज्म में एक बुद्धिमत्तापूर्ण स्नोबरी है? ये कौन सोचता है? ये जॉर्ज वाटसन सोचते हैं। जॉर्ज वाटसन सोचते हैं कि एक बुद्धिमत्ता से भरा स्नोबरी का तत्व इलियट क्रिटिसिज्म में है, तो इलियट्स के क्रिटिसिज्म में है, तो ऐसा सोचते हैं जॉर्ज वाटसन। अगला है एपीग्राफ ऑफ वेस्टलैंड इज फ्रॉम, वेस्टलैंड का एपीग्राफ किससे लिया गया है? तो लिया गया है द सैटिरिकॉन ऑफ पेट्रोनियस आर्बिटर का। किससे लिया गया है? द सैटिरिकॉन ऑफ पेट्रोनियस आर्बिटर से। अगला है इलियट्स डेडिकेट द वेस्टलैंड टू, ये तो कई बार आया, एजरा पाउंड को डेडिकेट किया है। इलियट डिस्क्राइब्स गंगा एज, इलियट ने गंगा को डिस्क्राइब किया है किसकी तरह? सनकेन की तरह। किसकी तरह? सनकेन, SUNKEN, सनकेन की तरह। अगला है द इंडक्शन ऑफ 4 संस्कृत वर्ड्स इन द वेस्टलैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब 4 संस्कृत के शब्दों का इंडक्शन वेस्टलैंड में डिराइव्ड हुआ है। कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? तो बृहद्रंका उपनिषद, बृहदरंका उपनिषद से 4 शब्द जो हैं आए हैं, बृहद्रंका उपनिषद से। विच मंथ इज द क्रूलेस्ट मंथ इन द वेस्टलैंड, कौन सा महीना सबसे निर्दयी होता है? अप्रैल। वेस्टलैंड में बताया गया है अप्रैल को सबसे निर्दयी महीना। मैडम सोसोस्ट्रिस फेमस क्लेयरवॉयंटी अपीयर्स, मतलब मैडम सोस्ट्रिस जो हैं प्रसिद्ध क्लेयरवॉयंटी दिखाई देती हैं। प्रसिद्ध मतलब मैडम सोस्ट्रिस क्या है? फेमस क्लेयरवॉयंटी। कहाँ दिखाई देती हैं? वेस्टलैंड में। 2000 पियर्स वाट वर हिज आइज, वे आंसू जो मोती वही उसकी आंखें थीं। हेयर इलियट हैज यूज द लाइन ऑफ शेक्सपियर्स ऑफ विच ड्रामा इज दिस लाइन, मतलब ये शेक्सपियर की लाइन है। 2000 पियर्स दैट वर हिज आइज, किस नाटक किस ड्रामा में शेक्सपियर की लाइनें आई हैं जहाँ से एलियट ने चुराई हैं? तो ये आई हैं टेम्पेस्ट से। नेक्स्ट, देयर इज द स्टोरी ऑफ लिल एंड हर हस्बैंड इन विच पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड डज इट अपीयर्स, लिल और उसके पति की कहानी है वेस्टलैंड में, तो ये किस वाले पार्ट में दिखाई देती है? तो जो सेकेंड पार्ट है ए गेम ऑफ चेस, उसमें दिखाई देती है लिल और उसके पति की कहानी। आगे लिखा है ओ दैट शेक्सपियरियंस रैग इट इज सो एलिगेंट, ओ दैट शेक्सपियरियंस रैग इट इज सो एलिगेंट, ये लाइनें जो हैं कहाँ दिखाई देती हैं? बहुत ही मस्त लाइन है। ओ दैट शेक्सपियरियंस रैग इट इज सो एलिगेंट, ये लाइनें दिखाई देती हैं वेस्टलैंड में। आगे लिखा है ट्वीट 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 जग 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 सो र्यूडली फोर्स्ड टिरू वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइनें कहाँ दिखाई देती हैं? ट्यूट 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 जग 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 सो र्यूडली फोर्स्ड टिरू, ये लाइनें दिखाई देती हैं वेस्टलैंड में। हु इज दी स्माइरना मर्चेंट इन द वेस्टलैंड, कौन है स्माइरना व्यापारी वेस्टलैंड में? तो स्माइरना व्यापारी है वेस्टलैंड में
मिस्टर यूजेनिडिस। कौन है? यूजेनाइडस। मिस्टर यूजेनाइडस एक स्मायरना मर्चेंट है वेस्टलैंड में। CIF लंदन डॉक्यूमेंट फ्रेंच, दिस लाइन इज फ्रॉम द वेस्टलैंड। व्हाट इज CIF? मतलब CIF लंदन डॉक्यूमेंट फ्रेंच, ये मतलब एक डॉक्यूमेंट फ्रेंच है CIF लंदन, ये और जो वेस्टलैंड में आया है CIF, ये CIF क्या है? तो CIF है कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। क्या है? कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। C का मतलब कोस्ट, I का मतलब इंश्योरेंस और F का मतलब फ्रेट। अगला है व्हेन दी ह्यूमन इंजन वेट्स लाइक ए टैक्सी थ्रोविंग वेटिंग। व्हेन दी ह्यूमन इंजन वेट्स, कब मानवीय इंजन वेट्स करता है लाइक ए टैक्सी के समान, थ्रोविंग वेटिंग, थ्रोविंग वेटिंग करता है टैक्सी के समान मानवीय इंजन। कौन कहता है? ह्यूमन इंजन हेयर दी वेस्टलैंड। मतलब कौन कहता है? मानव को मानव इंजन कहता है। कौन कहता है मानव इंजन इन दी वेस्टलैंड में? तो ये कहती है टाइपिस्ट गर्ल, कहती है कि जब मानव इंजन प्रतीक्षा करता है एक टैक्सी के समान, और टैक्सी कैसी? थ्रोविंग वेटिंग करती हुई टैक्सी के समान। अगला है एक्सप्लोरिंग हैंड्स इनकाउंटर नो डिफेंस। फैले हुए हाथ इनकाउंटर करते हैं नो डिफेंस। एक्सप्लोरिंग हैंड्स इनकाउंटर नो डिफेंस, फैले हुए हाथ कोई भी डिफेंस इनकाउंटर नहीं करते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड डज दिस लाइन? किस पार्ट में ये लाइन है? तो ये पार्ट में है द फायर सरमन में है। किसमें है? फायर सरमन में। हु इज द फ्यूनिशियन सेलर इन द वेस्टलैंड? कौन है फ्यूनिशियन सेलर? मतलब फ्यूनिशियन सेलर कौन है वेस्टलैंड में? फ्यूनिशियर सेलर है फिलोबस। कौन है? फिलीबस फ्यूनेशियन सेलर है वेस्टलैंड में। अगला है ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन। ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन, सूखी हुई हड्डियाँ किसी को हानि नहीं पहुंचा सकती। इन विच पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड डज दिस लाइन अपीयर? ये लाइन कहाँ है? तो ये लाइन है व्हाट द थंडर सेड। ये मतलब लास्ट पार्ट में आई है, व्हाट द थंडर सेड। दत्ता दयाधवम दमेता, दत्या दयाधम दमेता, शांति शांति आर दी वर्ड्स यूज्ड बाय इलियट। इलियट के द्वारा ये शब्द विच लैंग्वेज आर दीज वर्ड्स, ये शब्द किस भाषा के हैं? दत्ता दयाधम दयमता शांति शांति शांति, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। इन दी वेस्टलैंड दी हिमालयाज आर सेड टू बी। वेस्टलैंड में हिमालय को कहा गया है हिमावंत। क्या कहा गया? हिमावंत। हिमालय को वेस्टलैंड में क्या कहा गया? हिमावंत। अगला है इंडीड सो डीपली am I indebted, Miss Weston's book will elucidate the difficulties of the poem much better than my notes can do, and I recommend it to any who thinks such elucidation of the poem worth the trouble about which। लाइन देख लीजिए, इंडीड सो डीपली, सचमुच इतना गहराई से, आई एम इंडेप्ट, मैं कर्जी हो गया, मिस वेस्टन्स बुक, उस मिस वेस्टन्स की बुक का, जो एलिस्यूड, जो कठिनाइयों को एलिस्यूडिस करे, ऑफ दी पोएम, कविताओं की कठिनाइयों को इलूसीडेट कर दिया, मच बेटर, और अधिक होता, माई नोट्स से भी अधिक बेटर है, एंड आई रिकमेंड इट एनी हू थिंक सच एल्यूसिडेशन ऑफ द पोएम वर ट्रबल। ये किस कविता, मिस वेस्टन की किस कविता के बारे में एलियट बात कर रहे हैं, जिसने उनकी कविता करने की कला को बहुत ही सुदृढ़ कर दिया? तो ये कह रहे हैं फ्रॉम रिच्यूल टू रोमांस। कौन सी कविता है, कौन सी किताब है मिस वेस्टन की, जिसके बारे में एलियट कह रहे हैं कि हमारी कविता करने की कला को सरल कर दिया? फ्रॉम रिच्यूल टू रोमांस। आगे है बिसाइड्स मिस वेस्टन, मतलब मिस वेस्टन की रिच्यूल टू रोमांस कविता के साथ साथ इलियट इज इंडेप्टेड टू अनदर वर्क ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। मतलब इलियट दूसरे एंथ्रोपोलॉजी का दूसरे कार्य से भी कर्जी थे। विच वर्क, कौन सा वो कार्य था? वो कार्य था गोल्डन वर्क। मतलब मिस
वेस्टर्न की रिच्यूअल टू रोमांस कविता, इसके तो वो कर्जी थे ही वेस्टलैंड लिखने से, कविता लिखने से, लेकिन दूसरा जो एंथ्रोपोलॉजी की एक दूसरी बुक थी उसके भी वो कर्जी थे। उस कविता, उसका नाम था गोल्डन वॉफ, गोल्डन वॉफ की बुक के भी कर्जी थे। आगे लिखा है इलियट इज इंडेप्टेड टू टू वर्क्स, द गोल्डन वॉफ एंड द अदर। ये वही क्वेश्चन आ गया, इलियट दो किताबों के ऋणी थे, एक गोल्डन वॉफ और दूसरी जो है वो मिस वेस्टर्न के रिचुअल टू रोमांस। किसके? रिचुअल टू रोमांस। ये आए नहीं है, तो इसमें दूसरी बुकें हैं एडोनिस एटिस ओसरिस। किसके? दूसरी कौन सी बुक थी? एडोनिस एटिस ओसरिस। अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल मिग्लियोर फैब्रो। क्या अर्थ है इल मिग्लियो फैब्रो का? इल मिग्लियोर फैब्रो, तो इसका अर्थ है द बेटर क्राफ्ट्समैन। इल मिग्लियोर फैब्रो का अर्थ है द बेटर क्राफ्ट्समैन। और लास्ट क्वेश्चन इसका सुधीर की अरोरा का, द टाइटल गेम ऑफ चेस इज डिराइव्ड फ्रॉम प्ले बाय शेक्सपियर। मतलब एक गेम ऑफ चेस का जो टाइटल है वो किसके नाटक द्वारा लिया गया है? तो वो नाटक है थॉमस मिडल्टन के नाटक से डिराइव किया गया है। थॉमस मिडल्टन के नाटक से ए गेम ऑफ चेस टाइटल जो है डिराइव्ड किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।